So I am audible to all of you, and I think screen is visible. Am I audible? ओके ओके ओके। ये मैंने लिंक एक आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रखा है। थ्रू दिस लिंक यू हैव टू ज्वाइन विद दैट व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगे रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू योर कोर्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन ग्रुप्स, इस ग्रुप में आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है ये ग्रुप, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास आपकी स्टार्ट होगी, बस थोड़ा सा डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ। हाँ बोलो। सर लिंक कहाँ पे है? लिंक चैट में देखो जरा, सबसे ऊपर मेरा ही मैसेज है आई थिंक, देखिए जरा। नहीं दिख रहा है चैट में? नहीं सर। अच्छा, अभी आ गया, अभी आ गया। ओके ओके देन, ओके देन, ओके देन। ओके तो सभी लोग आई थिंक आ चुके हैं, बिल्कुल सारे ही लोग आ चुके हैं, है ना? क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको जाननी है यहाँ पे। क्या बात हम लोगों को डिस्कस करनी है कि अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ना करिए, है ना? मल्टीपल डिवाइस से अगर आप कनेक्ट होंगे तो इश्यूज आएंगे, और किसी का भी अगर अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन होता है तो वी नो इट इजली, क्योंकि हमें दिखाई दे जाता है कि किस नाम से दो अकाउंट से लॉगिन हुआ है, वो शो हो जाता है वहाँ पे। और आप ऐसा करिए, एक डिवाइस अपना फाइनलाइज कर लीजिए कि वी हैव टू लाइक ज्वाइन विथ दिस डिवाइस। या विंडोज से करना है या एंड्रॉयड से करना है, आपको जिससे डिवाइस से भी करना है फाइनलाइज कर लो और उसी डिवाइस से कनेक्ट करो। ठीक है, देखो अभी हम लोग कर रहे हैं, या आप लोगों की भी एक तरह से हेल्प हो रही है और हम लोगों की भी हेल्प होगी अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे इस तरह से। तो उसमें क्या होगा कि आपको भी जितना बेनिफिट होगा और सभी और लोगों को भी उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमें भी चीज़ें प्रोसेस करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप भी ये बात समझते हैं कि जो है सारा काम करने में, इन चीज़ों को मेंटेन करने में जो है हर चीज़ में जो है आपका अमाउंट लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने पोलाइटली आपसे पिछली बार भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था, है ना? तो ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आप भी समझते हैं क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको सर भी बताए होंगे इसके बारे में। सर शायद आपको भी बताएं। हेलो। यस हेलो, सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है, आ रही एक्चुअली है। मैं एक्चुअली बहुत कम रखा है। फैकल्टीज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अच्छा ही है सब कोई। क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो टोटल हम लोग टोटल फीस रखे 9,000 फॉर नियरली 17 सब्जेक्ट्स। तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट का कितना आ रहा है। 400 या 500 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 500 या 400, वो भी लाइव क्लास, उसमें रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है। तो आप लोग तो हमारे मीन्स ब्रदर सिस्टर जैसा ही है हम लोग। मीन्स एक बार तो सर ने पोलाइटली भी बोला है आप लोगों को कि ये मत करिए,
आप लोगों का कोई फ्रेंड अगर जुड़ना चाहता है तो उसको बोलिए कि सर से बात कीजिए, किसी का एक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो 2 बार में दे रहा है, या तो आप लोग हम लोगों को फोन कीजिए। आप लोग देखिए, आप लोगों का फ्रेंड अगर हमारा यहाँ से पढ़ के मिलेगा फिर हमको ही पता नहीं चलेगा, वो भी एक बुरा चीज है। और सेकेंडली, इतना अच्छा फैकल्टीज आप लोगों को मिल रहा है इतना कम अमाउंट में, तो आप लोगों को मीन्स उल्टा आप लोगों को ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए कि आप लोग भी एनरोल कीजिए। होप सो आप लोग मीन स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हम लोग पोलाइटली एक बार सर ने बोला है, ठीक है, अभी फैकल्टी तुम लोग आप किसी को फोन करेगा तो सब लोग ग्रोन अप है, आप लोगों को भी एम्बरेस फील होगा ना, क्योंकि हम लोग फोन करके बोलेंगे कुछ चीज, आप लोगों को भी बुरा लगेगा, लास्ट में हम लोगों को कुछ बुरा डिसीजन लेना पड़ेगा, तो तब भी आप हमारा भी बदनाम होगा और आप लोगों का भी बुरा लगेगा। तो कोई फ्रेंड है आप लोगों का सीखना चाहता है यहाँ से, तो बात करने के लिए बोलिए कि हम लोग कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे, क्योंकि हमारा नया इंस्टीट्यूट है। वी वांट मोर पीपल टू जॉइन अस, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमसे पढ़ना चाहता है और नहीं पढ़ पा रहा है किसी भी रीजन से, तो विल डेफिनेटली हेल्प देम। बट आप लोग ये मत करिए कि 2-3 डिवाइसेस से लॉगिन मत कीजिए, एक ही डिवाइस फाइनल कीजिए, क्योंकि सब ग्रोन अप है, सबके पास मोबाइल है। तो एक ही डिवाइस आप लोग फाइनल कीजिए कि आज से मैं यही डिवाइस से देखूंगा, ताकि हमारा यहाँ पे बार बार वार्निंग आता रहता है कि हमेशा पूरा दिन में ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, जैसे 3 साल आदमी ही है, बाकी लोग नहीं कर रहा है। जो भी 3 साल कर रहा है कि बार बार हमारा यहाँ पे से मैनेजमेंट में मैसेज आता है कि ये आदमी ने 3 बार ये किया है, 3 डिवाइसेस से किया है, 4 डिवाइसेस से किया है। तो होप सो आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी को कोई भी फ्रेंड आप लोगों का जुड़ना चाहता है तो डायरेक्टली जुड़ने के लिए बोलिए, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग फोन करेंगे तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि और हमने पोलाइटली एक बार सर ने पे बोला भी था, समझ रहे हैं ना? और आप लोग खुद सोचिए कि 9,000 रुपीज में 100% होगा, वो श्योर है। उसके ऊपर एक वो क्वेश्चन आंसर सीरीज भी ला रहा है फैकल्टीज लोग, तो वो लोग अपना एनर्जी फुल दे रहे हैं। आप लोग तो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, इसलिए वी आर ग्रेटफुल दैट नया इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, वी आर ग्रेटफुल टू यू। बट हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग और लोगों को जुड़ाए, आई मीन जुड़ने के लिए बोले कि हम लोग के साथ जुड़े, तो विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच से यू विल ऑलवेज बी स्पेशल टू अस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और बच्चों को जुड़ाए यहाँ से। कोई इशू है सर के साथ बात कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए, हम लोग किसी ना किसी तरीके से एनरोल करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग जितनी क्लास आप कीजिए, तो हमारी यही हेल्प है। करोगे, हाँ, जितनी आप हमारी हेल्प करोगे, हम कोशिश करेंगे कि उतनी ज्यादा आपकी हेल्प हो और आपको कंटेंट और ज्यादा चीजें मिलती रहें। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप लोग सब एकदम वेल वर्स्ड हो, ग्रेजुएटेड हो, है ना? तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेंगी साथ में। और कोई इशू हो तो फिर सर ने जैसे कि बोला, सभी लोग हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, है ना? कोई भी इशू हो, वी आर देयर फॉर यू, है ना सर? ठीक है सर, आप क्लास कीजिए। तो एवरीवन, हम लोग जो बोलना चाहे बोल दिया है। आप लोग भी थोड़ा हमको एज ए फैकल्टी नहीं सोचते तो एटलीस्ट ब्रदर की तरह सोच के भी सोचिए एक बार। ठीक है, क्लास कीजिए। थैंक यू। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने सुन लिया, ये थोड़ा सा ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए चीज़ों को। और वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत से लोग अच्छे से क्लासेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए कि कोऑपरेट करिए, बाकी चीज़ें अच्छी होने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, फिर कोई इशू ऐसे आते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा देखा भी जाता है। अभी कुछ नया ही है। और चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर अ, देखते हैं। चलो, सभी को आई थिंक स्क्रीन में, गाइस प्लीज गिव मी वन हैंड, लाइक एक बार बोल, स्क्रीन आई एबल टू सी द स्क्रीन, इट इज स्क्रीन प्रेजेंट इज ओपन देयर। चलो, स्क्रीन आ रही होगी। और हम चलो अपने आज टॉपिक पे चलते था। तो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 20 आपका कंप्लीट कर लिया था। आज आर्टिकल नंबर 21 की बात करेंगे हम लोग। आई थिंक किसी को भी आर्टिकल नंबर 20 से कोई इशू नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 20 तक हम लोगों ने 12 से 20 तक यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। कल हो सकता है आपकी एक लंबी क्लास हो, पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटी की 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की।
तो आपको जो है टाइम वगैरह बता दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। जो भी होगा जैसा भी होगा वो कल आपको आफ्टरनून तक कंफर्म कर दिया जाएगा कि कितने टाइम और कितने घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 21 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 21 जो हमारा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर हमें देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसका प्रोटेक्शन देता है? तो हमारी जिंदगी का प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यानी आपको क्या पर्सनल लिबर्टी है, अपनी बॉडी आपकी लिबरल है या नहीं है? तो बिल्कुल बॉडी आपकी लिबरल है, या और आपको अपने लाइफ का भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पहले जब आपका किंग हुआ करता था तो क्या किसी के पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ था? बिल्कुल नहीं था। किंग कभी भी क्या करता था, कभी भी किसी को भी जो है मार दिया करता था, किसी को भी फांसी दे दिया करता था, किसी को भी हाथी के पैरों के तले को चलवा दिया करता था, किसी को भी आपके क्रोकोडाइल के तालाब में फिकवा देता था। तो किसी के पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं था। लेकिन आज हम देखेंगे तो क्या जो हमारे रूलर्स हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, या जो भी रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्या ये हमारी लाइफ को ले सकते हैं, हमसे छीन सकते हैं? तो नहीं छीन सकते हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि कभी नहीं छीन सकते? नहीं। अगर आप कहीं भी 100 लोगों का मर्डर कर दें तो क्या आपके लाइफ को नहीं छीना जा सकता? बिल्कुल छीना जा सकता है। तो कहने का मतलब है, मैंने पहले ही बात आपको बताया था कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं? क्वालिफाइड इन नेचर हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो भी आपको फंडामेंटल राइट्स अवेल होंगे, यानी मिलेंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हर कंडीशन में आपको मिल जाए ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट नेचर नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, नेचर क्वालिफाइड है। तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है। और ये जो आर्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अगर आपके पास आपकी लाइफ का ही प्रोटेक्शन नहीं है तो आपको कोई भी और फंडामेंटल राइट दे दिया जाए, वो क्या मतलब का, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी लाइफ की ही का ही प्रोटेक्शन नहीं है तो आप अदर जो है अदर जो है राइट का लेके क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ है, इसे टाइमली जो है टाइम टाइम पे एक्सपेंड करता गया है। आपका कौन? आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे टाइम टाइम पे एक्सपेंड करता गया सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके आर्टिकल नंबर 19 को एक्सपेंड किया था, वैसे इसको भी सुप्रीम एक्सपेंडेड इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सपेंड किया है, तो इसमें और क्या जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने? अगर जब इसे एक्सपेंड किया है तो क्या क्या जोड़ा है, तो देख लेते हैं। पहला इसमें क्या जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो पहला आपका जोड़ा हुआ है राइट टू प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको राइट टू प्राइवेसी, यानी आप अपने जो है प्राइवेट चीजों को प्राइवेट रख सकते हैं। जो भी आपका कोई फोन है, आपके कोई पर्स है, तो आपको कोई देखने को नहीं कहेगा वो। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी आपके पास अवेलेबल है। तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आती है? तो ये आपकी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही आती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने इसको बाद में ऐड किया हुआ है राइट टू प्राइवेसी को। यानी आर्टिकल नंबर 21 में अप्रोक्सीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 35 अदर राइट्स भी ऐड किए हुए हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा इसमें क्या ऐड किया हुआ है? तो दूसरा उसने ऐड किया हुआ है फ्री लीगल एंड एड मेडिकल एड। फ्री लीगल एंड मेडिकल एड। अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं अवेल हो पा रही है, नहीं वो इतना ज्यादा जो है जो है वो है इतना ज्यादा, अगर वो धनी नहीं है, उतना ज्यादा पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट? उसे फ्री मेडिकल हेल्प देगी या मेडिकल एड देगी। फ्री मेडिकल, अच्छा इसे मेडिकल फ्री मेडिकल में अगर कोई कोर्ट केस में जो है किसी के पास वकील करने के लिए, आप वकील हायर करने के लिए, आपको लॉयर हायर करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो गवर्नमेंट लीगल एड भी फ्री में देती है। ये फ्री लीगल एड और मेडिकल एड किस में आते हैं? तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज बोथ आर थिंग्स कमिंग
अंडर आर्टिकल नंबर 21, सॉरी फॉर दैट। थर्ड की बात करते हैं हम यहाँ पे। थर्ड में हमारा है राइट टू शेल्टर। शेल्टर यानी आपके सर के ऊपर अगर छत नहीं है, यानी कहने का मतलब है इफ यू डोंट हैव अ होम देन हाउ कैन यू हैव अ पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो पर्सनल लिबर्टी किसकी है, जब आपके पास घर ही नहीं है। तो राइट टू शेल्टर भी दिया गया है, यानी घर का भी राइट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे राइट कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं रिलेट करके, तो याद रख लेना इनको। फोर्थ है हमारा इसी के अंदर आपका रहता है क्या जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 19 में आपका था राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने की स्वतंत्रता थी आपके पास। तो उसमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता थी, यानी राइट टू साइलेंट भी था। तो अगर क्या यहाँ पे जो है अगर राइट टू लाइफ है तो क्या मरने की स्वतंत्रता है, राइट टू डेथ? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन एक आपके पास स्वतंत्रता है, एक आपके पास जो है क्या है, एक आपके पास राइट है जिसे बोलते हैं पैसिव पैसिव यूथेनेशिया। तो पैसिव यूथेनेशिया की आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है, और ये 2018 में ऐड की गई थी, 2018 में। इस यूथेनेशिया यूथेनेशिया पैसिव यूथेनेशिया यूथेनेशिया पैसिया यूथेनेशिया क्या है, जरा इसे देखते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पैसिव यूथेनेशिया एक टाइप का आपका इच्छा मृत्यु, जिसे हिंदी में वी विल कॉल इट एज इच्छा मृत्यु। जब हम अपने जीवन को जो है अपनी इच्छा से खत्म करते हैं, इफ वी लाइक मर्डर आवरसेल्व्स और सो वी टेक सुसाइड, हम अपनी मर्जी से जब अपने जीवन को खत्म करते हैं उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये पैसिव यूथेनेसिया वाला सुसाइड दिया हुआ है हमें, यानी इसे अगर मैं हिंदी में लिखूं इच्छा मृत्यु, ठीक है। अगर हिंदी समझनी है तो, नहीं समझनी है तो डोंट वरी फॉर दैट। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है बहुत दिनों से आपके मेडिकल किसी इक्विपमेंट पे रखा हुआ है, यानी उसको ऑक्सीजन लगी है, और ऑक्सीजन लगी है कम से कम 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स से वो अभी भी किस पे जो है सपोर्ट पे चल रहा है, किसके सपोर्ट पे, ऑक्सीजन के सपोर्ट पे चल रहा है। ऑक्सीजन का सपोर्ट उसे चाहिए तभी वो आगे सरवाइव कर सकता है। यानी उसकी जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, वो आपकी लाइफ जो है किससे ज्यादा बेकार हो चुकी है, उसकी डेथ से ज्यादा बेकार। यानी अगर वो मर जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि उसे जिंदगी मिल गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइफ है इस चल रही है कि उसके मरना ही ज्यादा अच्छा है उसके लिए, ठीक है। उसे खाना खाना है, उसे जो है फ्रेश होने जाना है, तो उसे बहुत प्रॉब्लम है। यानी उसको अगर डेथ मिल जाए तो अगर डेथ हो जाए उसकी तो वो जी जाएगा, मतलब नया नया जीवन मिल जाएगा उसे, कहने का मतलब ये है। तो वो इतने सारे सपोर्ट सिस्टम पे है, अगर उस इतने सारे सपोर्ट सिस्टम पे है तो उसे पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है। पैसिव यूथेनेसिया कैसे देंगे, जो भी सपोर्ट सिस्टम उसका लगा हुआ है उसे हटा देंगे बस, और उसकी डेथ हो जाएगी। ये पैसिव यूथेनेसिया कैसे दी जाएगी, तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, साथ में गवर्नमेंट का वकील रहेगा यानी लॉयर रहेगा, उसके सामने पैसिव यूथेनेसिया दे सकते हैं किसी को, यानी इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। ये 2018 में आपकी गवर्नमेंट ने जो है ऐड किया है। लेकिन अगर क्या आप अपने जीवन को सुसाइड कर सकते हैं, तो सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सुसाइड करेंगे तो क्या होगा, सुसाइड अगर करेंगे आप पे तो आपका आपके अगेंस्ट अगर आप बच जाते हैं, अगर आप जो है बच जाते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, आपके अगेंस्ट जो है प्रोसीजर चलाया जा सकता है। तो जो आपका है सेक्शन 309, तो सेक्शन 309 के में आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा कि आपने सुसाइड क्यों किया, आप अपने जीवन को नहीं। पैसिव यूथेनेशिया आपकी आपके आर्टिकल नंबर 21 में आपको गिवन रहती है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो इसमें जो है 1 साल का अगर आप सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन 309 में लिखा है कि 1 ईयर आपको जो है प्रिजन हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे। 1 ईयर आपका एक प्रिजन हो जाएगा। प्रिजन के साथ साथ आपका क्या होगा कि आपसे कुछ फाइन भी लिया जा सकता है, ठीक है, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो।
सेक्शन 309 में लिखा हुआ है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया का आपके पास फंडामेंटल राइट है, तो उसे आप यूज कर सकते हो। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी आज ही का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अबॉर्शन है वो क्या आपका राइट है, आपके जो आपके फीमेल्स होती हैं उनका राइट है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अबॉर्शन जो है आपकी जो फीमेल्स हैं उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उन्हें अपने बॉडी की पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो अपनी बॉडी को कैसे यूज करती हैं वो उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, साथ में जो लेडीज हैं यानी फीमेल्स हैं उनकी बॉडी का पर्सनल मैटर है, तो वो अपनी बॉडी को कैसे यूज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि आपका जो आपका जेंडर टेस्ट होता है, जेंडर टेस्ट या सेक्स टेस्ट होता है कि जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो है बॉम्ब में बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो जो ये टेस्ट होता है आपका, तो ये नहीं कर सकते, है ना। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी आपको। जेंडर टेस्ट जो होता है, जेंडर टेस्ट नहीं कराया जा सकता, सेक्स टेस्ट कह दो या जेंडर टेस्ट कह दो। तो जेंडर टेस्ट इन टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपका क्या है, ये आपका बैन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जेंडर टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, ये आपका आपके आर्टिकल नंबर 21 के अगेंस्ट है। ठीक, जेंडर टेस्ट नहीं करा सकते। साथ में एक बात यहां हमने बताई दिया, जीवन का मरने का अधिकार आपके पास नहीं है। साथ में एक चीज और याद रखना, फोन टैप करने का अधिकार नहीं है। नो राइट टू टैप ऑफ एनीवन। वैसे तो राइट टू प्राइवेसी में अगर आप देखेंगे तो ये आ ही जाएगा, नो राइट टू टेप फोन ऑफ एनीवन, यानी किसी का भी फोन टैप नहीं करा सकते, यानी उसके फोन को अपने अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करके जो भी वो बात कर रहा है वो नहीं सुन सकते, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नो राइट टू टेप फोन ऑफ एनीवन। ठीक है, किसी का भी फोन टैप आप नहीं करा सकते, ये आपका अगेंस्ट हो जाएगा इसके। ठीक है, ये आपके आर्टिकल नंबर 21 के अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और बात है, क्या बात है जानने वाली, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग कि जो आपको अरेस्ट करने के टाइम पे जो हथकड़ी पहनाई जाती है, जो आपको अरेस्ट करने के टाइम पे हथकड़ी पहनाई जाती है ना, हैंड कप्स जिन्हें बोलते हो, तो हैंड कप्स आप अगर यूज करना चाहो, जैसे कहते हो कि जैसे चाहते हो कि मैं के साथ आप बोल दो पुलिस से कि मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूं, लेकिन मैं हैंड कप्स यूज नहीं करना चाहता हूं, बिना मैं हैंड कप्स के मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूं और चलता हूं आपके साथ। तो बिल्कुल ये आपका राइट है कि आप बिना हैंड कप्स यूज किए आप पुलिस स्टेशन तक जा सकते हैं। अगर वो जबरदस्ती करता है पुलिसमैन, तो आप जो है आर्टिकल 21 के उसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 आप उसके अगेंस्ट जो है केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो हैंडकप्स जो है यूज करना ना करना इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप भागेंगे, अगर आप उसे जो है नहीं जाएंगे उसके साथ, तो वो मजबूरन बस आपके जो है हैंडकप्स यूज करेगा आपके साथ। दूसरी चीज है, यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे किसी को भी जो है फांसी नहीं दी जा सकती। ये भी आपका अगेंस्ट है। पब्लिक प्लेसेस पे किसी को भी आपका क्या नहीं दिया जा सकता, फांसी नहीं दी जा सकती, है ना। पब्लिक प्लेसेस पे किसी को हैंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इसमें किसी को कोई इशू है, मैं इतने ही बता रहा हूँ, इतने ही आप लोग याद कर लेना, बस इनफ है आपके लिए। चलो बताओ भाई, ये आर्टिकल नंबर 21 रहा आपका। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे एक्सपेंड भी किया है। इसमें राइट टू प्राइवेसी ऐड किया है, फ्री लीगल एड एंड मेडिकल एड। अगर किसी को जो है मेडिकल हेल्प चाहिए, है ना, तो मेडिकल हेल्प के लिए और लीगल हेल्प चाहिए, यानी वकील की हेल्प चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वो भी ऐड किया है कि अगर किसी को चाहिए तो वो प्रोवाइड कराती है। राइट है आपका, ले सकते हैं। राइट टू शेल्टर, यानी
जैसे प्रधानमंत्री जो है आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना सुना होगा। प्रधानमंत्री के नाम पे बहुत सारे घर बनते हैं, मतलब वो जो फंड देते हैं उससे घर बनते हैं बहुत से लोगों के। तो इस तरह ये जो फंड देके घर बनवाए जा रहे हैं, ये राइट टू आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू शेल्टर के ही अंतर्गत आता है, इसी के आपके परव्यू में आता है। साथ में पैसिव यूथेनेशिया, यानी कि कोई भी अगर सपोर्ट सिस्टम पे बहुत दिन से रखा हुआ है और उसका जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसे जीवन जीने में, तो उसकी पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू उसकी डेथ की जा सकती है, सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। साथ में हमने बताया आपको पैसिव यूथेनेशिया का मतलब बता दिया है, जेंडर टेस्ट नहीं कर सकते, किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे, किसी को अरेस्ट करने पे हैंडकफ्स लगाना नहीं है या नहीं लगाना है, वो उसका अपना डिसीजन है। अगर वो बिना हैंडकफ के जा रहा है पुलिस स्टेशन, तो आप जो है पुलिस उसके मतलब पुलिस जो है उसे हैंडकफ्स लगाने के लिए मजबूर नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेसेस पे किसी को हैंग नहीं कर सकते, ये भी आपके आर्टिकल नंबर 21 के अगेंस्ट हो जाएगा। आई थिंक इतना यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। हम मैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 पे बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई इशू तक, देन ही और शी कैन टेल इन कमेंट बॉक्स, और वो पूछ भी सकता है। मैं आर्टिकल नंबर 21 की तरफ मूव कर रहा हूं। बताओ भाई, कोई इशू है किसी को? ट्वेंटी टू की तरफ कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा, से पहले एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 20, नाम है आर्टिकल 1A, आर्टिकल 21A, ठीक है। इसमें क्या लिखा है आर्टिकल नंबर 21A में, तो याद रखना है आपको क्या लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। यानी पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था आपके पास, लेकिन के टाइम में आपके पास राइट टू एजुकेशन है, अवेलेबल है। यानी अगर एजुकेशन देने से गवर्नमेंट जो है मना कर रही है, तो वो नहीं कर सकती। और किसके लिए राइट टू एजुकेशन है? यहाँ पे फ्री है, फ्री एजुकेशन है। किसके लिए फ्री एजुकेशन है? फ्री एंड, इसमें लिखा हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी, कंपल्सरी एजुकेशन टू children's, to children's of age 6 to 14 years। यानी कोई भी अगर 6 से 14 इयर्स एज का बच्चा है तो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी आपकी गवर्नमेंट। यही आर्टिकल नंबर 21A में लिखा हुआ है, यही राइट टू एजुकेशन कहलाता है। राइट टू एजुकेशन यही है आपका। साथ में इसमें एक बात और जाननी है कि आर्टिकल नंबर 21A है, ए लगा है इसके पीछे, यानी बाद में ऐड हुआ होगा। तो अगर कोई चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं या किसी चीज को डिलीट करते हैं या किसी चीज में कोई भी चेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल आपका ऐड किया गया? तो आपको याद रखना है, इट इज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? यू हैव टू कीप इन माइंड, ये आपका 2002 में किया गया, ठीक, 2002 में किया गया। एक इसी के थ्रू आपका एक एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको जो है प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट नहीं दे तो उसके खिलाफ आप कोर्ट केस कर सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी के थ्रू एक आपका एक्ट भी बना था अलग से, उसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना? तो ये 2009 में बना था। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका इम्प्लीमेंट कब हुआ? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ इंडिया में, तो यू हैव टू कीप इन माइंड ये 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। या राइट टू एजुकेशन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाला? तो 2002 में डाला। लेकिन इसी के थ्रू
बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लेके आए, जो कि पार्लियामेंट ने अलग से एक एक्ट बनाया 2009 में, और ये एक्ट जो है कब हमने जो है अपने पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो राइट टू एजुकेशन एजुकेशन एक्ट आपका 2010 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ है ना। इतनी बात, कभी किसी को यहाँ पे कोई इशू है? तो यहाँ पे मैं पूरा लिख दूं तो ये 1 अप्रैल 2010 में जो है किया गया में, 1 अप्रैल 2010, क्योंकि 1 अप्रैल को ही आपका जो स्कूल्स होते हैं उनका नया सेशन स्टार्ट होता है, इसलिए 1 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। तो ये रहा आर्टिकल नंबर 21A। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं और आर्टिकल नंबर 22 को यहाँ पे हम देखते हैं। आर्टिकल 22, तो जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है उस टाइम आपके पास 3 राइट्स हैं, जैसे कि मैंने आर्टिकल 20 बताया था। जब आपको कन्विक्ट किया जा रहा है, जब आपके अगेंस्ट जो है आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो आपके पास 3 राइट्स थे जब आप कोर्ट में बैठे हुए थे। और जब जो जज थे उस कोर्ट के, वो आपके खिलाफ जो है आपको पनिशमेंट सुना रहे थे। आपके ऑफेंस के लिए आपको जो है कन्विक्शन के लिए आपको जो है पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था कि ये पनिशमेंट रहेगा। तो उस समय आपके पास 3 राइट थे जब आप कन्विक्ट थे, जब जज के सामने बैठे हुए थे। तो 3 राइट आर्टिकल नंबर 20 में थे। लेकिन आर्टिकल नंबर 22 की, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है आर्टिकल नंबर 20 और 22 में। तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 22 तब है जब आप अरेस्ट किए जा रहे हो। तो जब अरेस्ट किए जा रहे हो तब आपके पास 3 राइट्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 22 में लिख देता हूं पहले, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन और अरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिटेंशन जो है आपका 2 टाइप का हो सकता है, अरेस्ट आपका एक ही टाइप का होता है, सीधे आपको वारंट के थ्रू अरेस्ट किया जाता है। डिटेन आपको बिना वारंट के थ्रू भी किया जा सकता है। मैं डिटेंशन और अरेस्ट में डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से राइट्स हैं। तो 3 राइट्स मैंने आपको बताए। इसमें पहला राइट देखेंगे कि टू नो रीजन ऑफ अरेस्ट। रीजन ऑफ अरेस्ट, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जो आपको अरेस्ट करने आया है, जो आपको अरेस्ट करने आया है, वाई इज ही और शी अरेस्टिंग यू, यू हैव अ राइट टू नो द रीजन। आपको अरेस्ट करने अगर कोई आया है तो उसका रीजन जानने का आपके पास अधिकार है, यानी राइट है, ठीक है। पहले तो आप उसका रीजन पूछ सकते हो, जो भी आपको अरेस्ट करने आया है। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 के अंदर आपका पहला राइट है आपके पास, कि आप अपने अरेस्ट का क्या पूछ सकते हो भाई, रीजन पूछ सकते हो उससे। दूसरा इसी के अंदर राइट है कि यू कैन, या ऐसे लिख दो, राइट टू इन्फॉर्म योर relatives and hire a legal prosecutor, लीगल एडवोकेट। यानी आप अपने एडवोकेट को हायर कर सकते हो, ये आपके पास राइट है जो आपको बचाएगा। और आप अपने घर के लोगों को यानी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमें क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है। यहां तक कुछ मूवीज में दिखाया जाता है, जब कोई अरेस्ट हो जाता है तो वो जो है उससे जो पुलिस मैन होते हैं उन्हीं से फोन लेके अपने घर पे कॉल करते हैं, ठीक है। कुछ आपने ऐसा देखा होगा मूवीज में। ये 2 राइट हैं जब आप जो है अरेस्ट किया जाता है आपको, तो ये राइट है। एक और तीसरा राइट है, जो आपको गिरफ्तार करके ले गया है तो आपको 24 आवर्स में कहां पे ले जाए, 24 आवर्स इन, अब मैं यहां जोड़ देता हूं इन, यानी 24 आवर्स के अंदर, इन 24 आवर्स आवर्स
he or she has to take you in front of magistrate। यानी वो आपको कहां पे ले जाएगा 24 आवर्स में? तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। ठीक है, आपको कितने टाइम तक आपको अरेस्ट करने के बाद प्रिजन में रखा जा सकता है? लेस देन 24 आवर्स। यानी 24 आवर्स के बाद मैन आपको पकड़ के ले गए हैं, उनको आपको ले जाके मजिस्ट्रेट के पास रखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को बोलना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति को हम अरेस्ट करके लाए हैं, इसके साथ क्या करना है। फिर मजिस्ट्रेट अगर कहता है कि नहीं, अभी इन्हें 2 दिन और रखा जाएगा, उसके बाद इन पे जो है ये वाला प्रोसेस शुरू होगा, ऐसे ऐसे शुरू होगा। जो भी वो डिसीजन देगा वो उस मजिस्ट्रेट के ऊपर है। लेकिन जो पुलिसमैन है जो आपको अरेस्ट करके लाए हैं, जो आपको आपके उसमें पुलिस स्टेशन में रखे हुए हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो 24 आवर्स के इनसाइड, 24 आवर्स के अंदर आपको कहां लेके जाएं? आपको आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएं, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, या हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ जज, एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, इतनी इतनी बात यहां पे क्लियर होगी। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमने जो है किसी को तमिलनाडु से पकड़ा है, मान लो असम की पुलिस ने किसी को तमिलनाडु से पकड़ा है, असम का कोई व्यक्ति था, कोई भी ऑफेंस करके तमिलनाडु भाग गया, अब तमिलनाडु से जो है पुलिस असम की उसे पकड़ के ला रही है। तो सर बीच रास्ते में चलते तमिलनाडु से असम में आते ही आते 24 आवर्स हो जाएंगे। तो याद रखना, ये जो ट्रेवलिंग का टाइम है ये माइनस किया जाता है। जब जब आप पुलिस स्टेशन में एंट्री करते हैं, उसी टाइम से आपका टाइम काउंट शुरू होता है 24 आवर्स। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 रहा, इसमें कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। अभी मैं डिटेंशन और अरेस्ट में आपको डिफरेंशिएशन बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। इसमें किसी को कोई इशू हो इन तीनों पॉइंट्स में, ये 22 आर्टिकल कोई इशू हो तो पूछो जल्दी से, फिर मैं डिटेंशन और अरेस्ट में आपको डिफरेंस क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो मैं किसी श्योर मैं आगे बढ़ चल डिटेंशन हो गया आपका यहाँ तो। कि डिटेन किया और डिटेन एक होता है, विदाउट होता है is the you have to keep in mind arrest when you are going to arrest anyone you will have warrant in your hand। अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन कर सकते हो। प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब इसमें मतलब अभी समझ में आ जाएगा क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन दो तरह का होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं ये आपका अरेस्ट की ही तरह होता है, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो अलग होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन तब होता है जब कोई आप ऑफेंस कर देते हो और आपको पनिशमेंट के लिए जो है डिटेन किया जा रहा है, तो ऐसा ही कुछ अरेस्ट होता है। लेकिन अरेस्ट और डिटेंशन में इतना अंतर है कि डिटेन आपको विदाउट वारंट किया जा सकता है और अरेस्ट आपको विदाउट वारंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति मर्डर करता ही जा रहा है और उसके खिलाफ जो है अभी किसी ने एफआईआर नहीं की है या उसके खिलाफ अभी कोई वारंट नहीं पेश हुआ है, तो क्या करेगी जो पुलिस होगी, वो उसे डिटेन कर लेगी। ठीक है, अरेस्ट तब कर सकती थी, यानी अरेस्ट उस कंडीशन को कहेंगे, डिटेन करने का मतलब भी यही है, हैंडकफ्स करके लाएंगे। वो उसमें इतना टेक्निकल वर्ड है ये। डिटेंशन मतलब लेके तो वैसे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए सिंहासन लेके जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, उसमें बैठा के लाएंगे तो डिटेंशन हुआ, और अगर उसे जो है पुलिस की गाड़ी में बिठा के ला रहे हैं तो अरेस्ट हुआ, ऐसा नहीं है। बात सेम है, दोनों दोनों चीजें जो पुलिस को करनी है वो सेम है।
लेकिन डिटेंशन तब कहेंगे उसे जब विदाउट वारंट हुआ है, और अरेस्ट तब कहेंगे जब विद वारंट हुआ है। तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है ये तब होता है जब किसी को पनिशमेंट देना हो, ऑफेंस के लिए क्या देना हो, पनिशमेंट देना हो, यानी उसने कोई ऑफेंस कर दिया है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो है एक वम है, उसे फोड़ने जा रहा है लेकिन अभी उसने फोड़ा नहीं है, यानी अभी उसने ऑफेंस किया नहीं है, बट ही इज और हर इज in the mind, in the situation of mind that he or she is doing an offense, ठीक है, वो करने जा रहा है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम केसेस में टेररिस्ट्स की होती है, यानी जो टेररिस्ट होते हैं उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, मैक्सिमम इन द केस टेररिस्ट में होता है। लेकिन और भी होते हैं, जैसे कुछ लीडर्स को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। जो नेता होते हैं क्या करते हैं, ये भड़काऊ भाषण दे देते हैं, ऐसे स्पीचेस दे देते हैं जिससे जनता में लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है कि भाई नहीं, आप वहां जा ही नहीं सकते, वहां पे स्पीच दे ही नहीं सकते, वहां से जाने से रोक दिया, ठीक है। तो एक तरह से डिटेन ही कर दिया। अगर कहीं आपको किसी ने जाने से रोक दिया है क्योंकि आपको फ्री मूवमेंट है पूरे इंडिया में, तो डिटेन ही कर दिया। कि कभी कभी क्या करते हैं कि आप अपने घर से बाहर ही ना निकलो, क्योंकि आप जब भी निकलते हो तो ऐसे स्पीच दे देते हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। तो पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका मेन जो वर्क है वो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है आपका सही करना। तो यहाँ पे अगर आप लॉ एंड ऑर्डर अपने स्पीचेस से या अपने किसी भी एक्ट से खराब कर रहे हो, तो लॉ एंड ऑर्डर को आपका क्या करना है, उन लोगों पुलिस को, कि उसको मेंटेन रखे लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन आपके स्पीचेस या आपके कुछ एक्शंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो वो जो पुलिस होगी वो आपको आपके घर में ही डिटेन कर सकती है। जैसे आपके घर में आपको रख दिया कि रहो, खूब मस्ती से खाओ पियो, एंटरटेनमेंट करो, मूवी देखो, पिक्चर देखो, कुछ भी देखो, लेकिन घर से बाहर नहीं जाओगे। और घर से बाहर गए तो बाहर जो है कुछ पुलिसमैन बैठे होते हैं, तो वो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको प्रिवेंट किया जा रहा है आपके घर में ही, या कहीं और भी रख सकती है पुलिस, आपको ले जाके किसी होटल में रख सकती है, या कहीं और किसी जगह पे रख सकती है, या प्रिजन में भी रखा जा सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लीडर है। वैसे तो हम देखें अगर इन प्रैक्टिकल ग्राउंड, जैसे कि अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन जब आर्टिकल नंबर 370 रिमूव हुआ था जम्मू कश्मीर में से, तो आपके जो क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला साहब थे, जो आपके JKLF के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, उन्हें उनके घर में ही डिटेन कर दिया गया था कि आप अभी घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया है। डिटेंशन आप यहाँ पे समझ गए होंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो कुछ एक्ट और इसके साथ याद करने हैं हमें, ठीक है, कुछ एक्ट और यहाँ पे आपको याद रखने हैं। देखिएगा, पहला एक्ट है NSA, बार बार पूछा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल इसे शॉर्ट फॉर्म में NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर आप नेशन की यानी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा। और ये एक्ट कब आया था, तो आपसे पूछा जाता है 1980 में ये एक्ट आया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था, और इसके थ्रू आपका क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। यानी जो है इंडिपेंडेंस डे है और आप जो है कोई ऐसा भाषण देने वाले हो या ऐसी जगह जाने वाले हो जिससे क्या हुआ है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लेनी पड़ेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके थ्रू होती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के थ्रू 1980 में जो है ये आपका एक्ट आया था। इसके थ्रू किसी का भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है अगर वो नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। यानी आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो तो आपका वारंट इशू नहीं किया जाएगा। यू आर लाइक टेकिंग अवे एंड डिटेन इन एनी काइंड ऑफ प्लेसेस, लाइक ऑफ प्रिजन, लाइक ऑफ योर होम, लाइक ऑफ एनी होटल एज वेल, ठीक है। तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू NSA लगा के आपके ऊपर और डिटेन कर लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने सुना हो, शर्जील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो आपका चल रहा था, कौन सा CAA चल रहा था, मैटर उसका चल रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि असम को अलग करना है, इस तरह का कुछ आई थिंक दिया था, तो उन्हें NSA लगा दिया था उनके ऊपर। और कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो कभी कभी
आपके ऊपर एनएसए तो नॉर्मल है, अगर एनएसए कहोगे तो ये लीडर्स पे बहुत यूज किया जाता है, लीडर्स पे बहुत यूज किया जाता है एनएसए, ये नॉर्मल है, इसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स या प्रेशर नहीं दिया जाता है एनएसए में। बस ये माना जाता है कि आप कुछ ना कुछ जो है ऐसा वर्क कर रहे थे जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हो रहा था, देश में जो है दिक्कत आ रही थी। लेकिन एक होता है आपका यूएपीए। अभी एक एक्ट आया, जैसे कि पहले पोटा हुआ करता था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी टेररिस्टों के लिए हुआ करता था, तो पोटा हुआ करता था। अब आपका नया एक्ट आ गया है पोटा की जगह यूएपीए। पोटा जो है आपका खत्म हो चुका है, मतलब वो रोक दिया गया है ना। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक आपका एक्ट है यूएपीए, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी आपका वर्किंग है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है अनलॉ फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना इनकी डेट और फुल। अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, तो आप पे कौन सा एक्ट लगाया जाएगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, यानी आपके द्वारा की गई अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन एक्ट। ये प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट तो 1967 में 1967 में। लेकिन ये 1967 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लाइक इट इज नॉट यूज्ड। तो ये कब यूज होना शुरू हुआ है? तो जब आपका जो पोटा था, मैं पोटा लिख देता हूं लेकिन आपको याद नहीं करना है पोटा, क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कोई टेररिस्ट जो अगर आ जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बना था। प्रिवेंशन ऑफ, पे ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेंशन बता रहा था, तो डिटेन किया जा सकता है किसी को ये एक्ट लगा के, मैं इसलिए बता रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, ये आपका यूज हो रहा था अभी तक पोटा, लेकिन अब पोटा यूज नहीं हो रहा, अब उसकी जगह यूएपीए यूज हो रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट। थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, वो यूज करना है इसे बस हमें, है ना। मतलब इसे जो है हमें समझना है। तो ये कब से यूज किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, ये आपका 2006 से आपका यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 2005 में आपका पोटा खत्म हुआ था, पोटा हटाया गया था, 2006 से ये आपका जो है यूज किया जा रहा है, ठीक। तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये दो एक्ट आपको याद रखने ही रखने हैं। एक एक्ट मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो आपकी पैसा होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, शायद आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग का नाम, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं। एक एक्ट है आपका कोफे पोसा, कोफे पोसा। इस कोफे पोसा एक्ट आया कब? तो 1974 में आया ये। अभी मैं फुल फॉर्म में लिख दूंगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर दूसरे देश से आप पैसा छाप के ला रहे हो, इंडिया की करेंसी छाप के ला रहे हो और इंडिया में चला रहे हो, तो ये क्या होती है? इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को मेनली रोकने के लिए ये कोफे पोसा एक्ट लाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और ये अभी भी यूज होता है, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसे जब डिटेन किया जाता है तो किस एक्ट के थ्रू डिटेन कर रहे हो? तो कोफे पोसा एक्ट के थ्रू। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। आप अगर किसी और चीज की स्मगलिंग कर रहे हो, जैसे ड्रग हो गया, हीरोइन हो गई, ये भी इसी में कोफे पोसा ही वहां पे भी यूज होगा, आपको अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग थोड़ी बड़ी है फुल, लेकिन याद करना ही पड़ेगी क्योंकि ये फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ली जाए कहीं पे, ठीक है। स्मगलिंग, एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, एक्टिविटीज एक्ट,
ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है ये एक्ट? तो आपको जब डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा, और इसके लिए अरेस्ट किया जाएगा जब आप मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और आप जो है स्मगलिंग कर रहे हो, किसी और चीज की, गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हो, तब भी कोफेपोसा आप पे जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब ये आर्टिकल नंबर हमारा 22 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद अब हम आर्टिकल नंबर 23 24 पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई एक्ट, कोई प्रॉब्लम? तो हम, मैं हूं, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं 23 की तरफ मूव करते हैं। जल्दी बताओ भाई, इज देयर एनी काइंड ऑफ इशू टू एनीवन? बताओ भाई, कोई इशू किसी को पूछना है? मैं चलूं आगे? ठीक है, ओके, चलता हूँ। ओके ओके, श्योर। पहले ही बताया है आपको, आर्टिकल नंबर 23 और 24 किससे रिलेटेड है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या है ये? तो ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल इसमें आते हैं 23 एंड 24। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 23। देखिए, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 23 आपका है कि किसी को भी, किसी ह्यूमन बीइंग्स को बेच नहीं सकते आप, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दो वर्ड लिखे हैं इसमें आर्टिकल नंबर 23 में, यानी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, या ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन विशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है किसी बच्चे को बेचा जाता है, किसी के जो है बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते हैं निकाल के, तो ऐसा नहीं कर सकते। गर्ल्स को बेचा जाता है, ठीक है, तो यू डोंट हैव अ राइट टू डू दैट। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आपसे पूछा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कहां पे प्रोहिबिट किया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स में, और आर्टिकल कौन सा है? 23। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। पहले क्या कराते थे? पहले किसी से भी जबरदस्ती काम कराया करते थे, फोर्स्ड लेबर कराया करते थे, यानी काम कराने के क्या नहीं दिया करते थे? पैसे नहीं दिया करते थे। तो क्या आज हम किसी से भी बिना पैसे दिए उसे काम करा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। पहले क्या करते थे? पहले स्लेवरी चला करती थी, स्लेव्स बनाया करते थे एक दूसरे को, और स्लेव्स बना के उन्हें खाना पीना खिलाते रहते थे पूरे जो है उनके जीवन भर, और उनसे काम कराते रहते थे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो साहूकार या जमींदार हुआ करते थे। लेकिन आज आप फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। ये फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन हुई है, वो किस आर्टिकल थ्रू हुई है? तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आर्टिकल इज 23 ओनली। तो 23 दो बातें बोल रहा है, किसको प्रोहिबिट कर रहा है, किसको बैन कर रहा है? तो पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, और दूसरा बोल रहा है फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकता। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। किसी भी ग्राउंड पे फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकता, कि कोई आप इस रिलीजन से हो तो आपसे साथ जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो सकता है, यानी आप बेचे जा सकते हो क्योंकि आप इस रिलीजन को फॉलो करते हो, आप इस जो है कास्ट के हो, इसलिए आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आते हो। तो ऐसा किसी भी ग्राउंड्स के अंदर नहीं किया जा सकता। मैंने आपको सारे ग्राउंड्स बताए थे। यानी अगर मैं आपको एकदम वन सेंटेंस में बताऊं तो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी और फोर्स्ड लेबर भी। ये आर्टिकल नंबर 23 आपका बोलता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 इतना ही है, याद रखना है इतने को। आर्टिकल नंबर 24 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 आपका बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन of employment of children, children
in factories, mines, यानी ऐसी किसी भी जगह पे बच्चों से काम नहीं करा सकते, तो उनके लिए क्या है, उनके जो है आपके उनके जो हेल्थ है उसके लिए इंजूरियस है। ठीक है, फैक्ट्रीज, माइंस एटसेट्रा, यानी बच्चों से हम कहां काम नहीं करा सकते, पहले तो बच्चों से काम ही नहीं करा सकते, साथ में हम बच्चों से कहां नहीं काम करा सकते, तो फैक्ट्रीज माइंस में यहां पे काम नहीं करा सकते। और इसमें बच्चों की एज भी कंफर्म की गई है। तो एज है आपकी बच्चों की यहाँ पे 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो एज आपको याद रखनी है क्योंकि एज पूछी जाती है। 14 ईयर्स या उससे बिलो 14 ईयर्स के बच्चों से हम कहीं भी ऐसी जगह पे काम नहीं करा सकते जहां पे उनको क्या हो जाए, हेल्थ इश्यूज हो जाए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो जाए। पहली बात तो 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दी गई है, तो जो स्कूल का टाइम होता है जितना भी सुबह से 7 o'clock से इवनिंग में आपके 2 o'clock तक इन पीएम, तो तब तक तो काम करा ही नहीं सकते क्योंकि कंपलसरी एजुकेशन दी है। और अगर आप उन्हें तब काम कराएंगे तो वो कंपलसरी एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, पहले तो वो हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि किसी भी बच्चे को जो 14 ईयर्स की एज का है या उससे कम है, हम किसी भी ऐसी जगह पे काम नहीं करा सकते जिससे उसे हेल्थ इश्यूज हो जाएं। यहाँ पे 24 आर्टिकल में आपको बच्चे की जो चिल्ड्रन होता है उसकी एज याद रखनी है क्योंकि एज बहुत पूछी जाती है यहाँ पे। तो ये याद रखना है, किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में उसे नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया आपके आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कल आपका ये हो जाएगा अगली क्लास में। कल क्लास हम लोग भी ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बताओ भाई, कोई यहाँ किसी को इशू है? हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करेंगे। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, देन आस्क मी और आई विल लाइक एंड अप योर क्लास। कल टेक्निकल का क्लास नहीं होगा क्या सर? आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हुए नहीं हुए, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी होगा। नहीं, मेरा होगा इसका मतलब ये नहीं है, मेरा अगर लंबा होगा क्लास तो इसका मतलब ये नहीं है टेक्निकल का नहीं होगा, टेक्निकल का होगा। मेरी क्लास की वजह से टेक्निकल की क्लास नहीं रोकी जाएगी, मेरा क्लास का टाइम एक्सपेंड कर दिया जाएगा बस। हाँ बोलो मिकम, बोलो बच्चा, रेज हैंड रेज किया है तो बोलो क्या। चलो तो मैं एंड करता हूं, किसी और का कोई क्वेश्चन, देन आई विल लाइक एंड। हाँ बोलो बोलो। पहले अपना माइक मिगम पिगू म्यूट योरसेल्फ। कौशल, सर ये व्हाट्सएप लिंक वो सिविल इंजीनियरिंग वाला बैच का ही है या दूसरा है? नहीं इसी बैच का है, जो 16 जुलाई को आपका बैच स्टार्ट हुआ है इसी बैच का है। ओके सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप एक ही है ना? एनी क्वेरी? हाँ जी, एक ही सर ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, दूसरा कोई नहीं है अभी। हाँ, सिद्धार्थ सर ने भी दिया था। हाँ हाँ, बस एक ही ग्रुप है अभी, कोई इशू नहीं है, अभी एक ही ग्रुप है जिसमें आपकी जो है बुक्स वगैरह आप जो शेयर किए जा रहे हैं, यही ग्रुप है। ठीक है सर। 16 जुलाई वाला जो है। ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस।